पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर रेफरेंस था वो जमा करवा दिया है। इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। राइवंड स्टेट के मुतालिक भी इन्होंने फाइल जमा करवा दी और ये केसेस हाई कोर्ट में जब इनके हवाले से टेक्निकी इंसाफ, टेक्निकल जस्टिस जिसको कहा जाता है, ये केसेस ख़त्म हुए और इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस चला तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि ना अब इसमें 1.2 अरब रुपए का सवाल था। क्या किसी ने ये कोशिश की कि पूछे कि ये 1.2 अरब रुपया कहाँ गया, किसका था, क्या तहकीकात हुई? तो कल चेयरमैन नैब और चेयरमैन FBI अदालत में हाजिर होंगे, पेशी होगी उनकी और शायद इस सवाल का जवाब दें और अदालत इन दस्तावेजात का भी जायज़ा लेके इनमें आखिर है क्या चीज़, इसकी तफसीलात कुछ आगे चल के आपको बताएंगे कि इनमें मौजूद क्या है। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। इससे पहले कि नाज़रीन हम इस केस की तरफ आएँ, एक अक्सर आप में से जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, जो शहरों में रहते हैं, गुंजान आबाद इलाकों में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स पे कुछ लोग आते हैं, कोई अपना मंजन बेच रहा होता है, कोई अपना चूरन बेच रहा होता है। इसी तरह हमारे मुल्क की कहानी भी चल रही है कि बहुत से लोग हैं, कोई किसी स्टॉप पे उतर जाता है, कोई नया आ जाता है, वो अपना अपना मंजन बेचने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ चंद लोग नए भी आए हैं जो एक और नया मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल जनाब, आप जो मंजन बेचना चाह रहे हैं उसको आप जाके बेचें जिस जगह आप बेचना चाह रहे हैं। ये मंजन इस तरह बिकेगा नहीं और इस मंजन के खाने से आपका पेट का दर्द भी नहीं जाएगा, उससे आपको कोई अफादा नहीं होगा। इस हवाले से अगर आप चंद सवालात का जवाब दें तो जो मंजन आप बेचना चाह रहे हैं यकीनन शायद उससे कौम का भी कोई फायदा हो जाए। मसलन कहा जा रहा है जी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे आप कहें कि जी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मैं ये कहने को तैयार हूं, लेकिन अगर मुझे इस सवाल का जवाब दे दिया जाए कि जो हमारा सिपाही कश्मीर के बॉर्डर पे इंडियन फायरिंग फेस कर रहा है, इन सख्त हालात में मुकाबला कर रहा है, जो अफगान बॉर्डर पे खड़ा है, जो वहां पे दहशतगर्दों के सामने, और आज भी आर्मी चीफ ने जो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की, कहा कि जी अफगान बॉर्डर के साथ हम वहां पे मजीद सिक्योरिटी मैयर्स ले रहे हैं, उसको बेहतर करना चाह रहे हैं। जो सिपाही और अफसरान वहां पे खड़े हैं यकीनन उनके लिए भी तो कुछ करना होगा, सिविलियन हुकूमत ने भी करना होगा, फौज तो अपना काम कर रही है। कल भूषण यादव पकड़ा गया था, क्या म्यूनिख में जब वजीर दिफा वहां पे गए, हाफिज सईद का जिक्र तो उन्हें करना याद रहा क्योंकि हाफिज सईद का केस इंडिया ने इफेक्टिवली डिप्लोमेटिक लेवल पे उठाया। क्या आपके दफ्तर खारजा ने कल भूषण यादव का केस इतने ही जोरों शोर से उठाया? कल भूषण यादव पे आज तक क्या किया आपने? क्या कोई केस रजिस्टर हुआ? क्या कोई केस चला? ये वही कलभूषण यादव है जिसके बारे में हमें बताया गया था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, बलोचिस्तान में, कराची में ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। क्या किया आपने? क्या दफ्तर खारजा ने इस पे कोई इफेक्टिव कार्रवाई की? जो मंजन आप बेचना चाह रहे हैं, आलमी सतह पे आपने ये मंजन बेचा? नहीं बेचा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ऐसे नहीं चलते कि एक तरफ आपके जवान और अफसर कुर्बानियां देते रहे और आप अपने बड़े दफातर में बैठ के लोगों को कहें कि नहीं जनाब आप ये मंजन बेचें। जब तक ये चीजें सही नहीं होंगी मैं ये मंजन नहीं बेच सकता। मैं सिर्फ सच की बात करूंगा। डॉन लीक्स, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, वजीर आजम हाउस से सवाल उठा, वजारत दाखिला से सवाल उठा, दफ्तर खारजा ने कहा, आपने कहा कि कौमी सलामती ब्रीच है। क्या किया? 4 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, इस पे कोई कार्रवाई हुई? कौमी सलामती ब्रीच आर्मी चीफ ने कहा, कोर कमांडर्स ने कहा, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आप तस्वीर में देख सकते हैं बैठे हैं, कहा गई साहब ये डॉन लीक्स, इस पे कार्रवाई किधर गई? कौमी सलामती ब्रीच, उस पे कुछ किया? नहीं किया। बहुत से सवालात हैं। इंडिया का नैरेटिव तो बेचा जा रहा है, म्यूनिख में भी बेचा जा रहा है। आपका नैरेटिव किधर है साहब, जो आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव उठाना था? क्या आपने ये सवाल उठाया कि अफगानिस्तान में जो दाइश है उसके पीछे भारत का हाथ है, अफगानिस्तान में ISIS के पीछे भारत का हाथ है? कितना इफेक्टिवली आपने ये सवाल उठाया? नहीं उठाया। तो साहब आप सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का मंजन बेचते रहेंगे, बहुत अच्छे हैं, होने चाहिए बहुत अच्छे, लेकिन पूरी कौम ये सवाल करती है, लोग ये सवाल करते हैं कि जो कश्मीर पे वहां पे खड़ा इंडियन फायरिंग फेस कर रहा है, जो अफगानिस्तान से हॉस्टिलिटीज फेस कर रहा है, जो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहा है, उनके लिए सिविलियन हुकूमत उस तरह के स्टेप्स हैं? नहीं है। इन सवालात का जवाब आपके पास हो तो नेक्स्ट टाइम यकीनन आप मुझे दोबारा कॉल कीजिएगा और अपना मंजन बेचने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं नाजरीन पनामा केस की तरफ, जिसकी कल दोबारा समाअत है।
लेकिन उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी एक केस चल रहा है शरीफ खानदान की शुगर मिल्स के हवाले से। क्या हुआ उसमें फैसल साहब आज? मैं बहुत मसरूफ़ रहा, मैं फॉलो नहीं कर सका, अगर आप कुछ बताएंगे। नाज़रीन, उसमें यह हुआ कि डेली की बेसिस पे समाज शुरू होगी और एक बहुत अहम सवाल उठा कि क्या शरीफ खानदान के अलावा भी किसी शुगर मिल ने जनूबी पंजाब में मुंतकली की दरखास्त दी। इस केस में भी सवाल उठ रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कि लोग हुक्मरान बनते हैं, हुक्मरानी की सीट पे बैठते हैं और हुकूमत को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। इस पे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठाया था। यह केस भी चल रहा है। नैब, उसने आज ये रेफरेंस जमा करवा दिया। इसमें है क्या? बुनियादी तौर पे नैब ने जी अदालत के हुक्म के ऊपर 2 रेफरेंसेस जो हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ 5/2000 और 7/2000 जो है इनका रिकॉर्ड सबमिट करवाया है। इसमें 5 में और 7 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी एक्यूज़ हैं, मरीम सफ्दर साहबा भी एक्यूज़ हैं और फैमिली के दूसरे मेम्बरान भी एक्यूज़ हैं। ये बुनियादी तौर पे अगर इसकी बैकग्राउंड ये है कि इसाक डार साहब के जो वकील शाहिद अहमद साहब हैं, जब वो अपने कर रहे थे आर्ग्यूमेंट्स, तो उन्होंने एक जजमेंट पढ़ा लाहौर हाई कोर्ट का, सेपरेट जजमेंट था, जिसके तहत ये रेफरेंस को क्वाश किया गया और उसकी जो बुनियाद क्वाश की करने की वजूहात जो हैं वो पाकिस्तान के क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम में, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है एज ए लॉयर, वो कुछ अजीबोगरीब सी हैं। यानी 2 बुनियादों के ऊपर यह रेफरेंस क्वाश किया गया। एक उसमें ये थी कि मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया और दूसरी उसकी रीज़न ये थी कि इसाक डार साहब का जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ है, जबकि नैब की के कानून के तहत वो जो है चेयरमैन नैब के सामने होना चाहिए था। अब इसमें अरशद शरीफ साहब, जनरली अगर नॉर्मली ये केस अगर भोला वर्सेस बूटा होता या मतलब ए वर्सेस बी होता, तो इसमें ये होता है कि कोर्ट ये कहती है और ये ज़ाब्ता फौजदारी में जजमेंट अनाउंस होने से पहले भी अगर मुलज़म सामने तफ्तीश नहीं हुए तो उनको दफ़ा 161 के बयान के तहत शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। और अगर इसाक डार साहब का स्टेटमेंट मान लिया जाए कि वो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हो सकता था, तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंस ये नहीं होता कि रेफरेंस क्वाश हो जाता या मुकदमा खारिज हो जाता। उसका फिर जो कॉन्सिक्वेंस ये होता था कि जो इसाक डार साहब हैं उनका नाम वादा मुआफ गवाहान की फहरिस्त से निकल के दोबारा मुल्ज़मान की फहरिस्त में कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करना पड़ते हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, नैब ने जो ये फाइल जमा करवाई है आज, रेफरेंस कितना अहम होगा? क्योंकि शरीफ खानदान ने कुछ दावे किए हैं कि जनाब कतरी खत था, कतरी इन्वेस्टमेंट थी। नैब का ये वाला रेफरेंस मैं देखा था, इसमें तो कहानी कुछ और ही है। एक पर्जरी का लफ्ज होता है, पर्जरी कहते किसको हैं? और ये वाला केस कितना अहम है सुप्रीम कोर्ट के इस रिकॉर्ड हिस्सा बनने का? क्या ये पनामा केस को अफेक्ट करेगा जो हुक्मरान खानदान के खिलाफ चल रहा है? जी देखिए, मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि सबसे अहम जो इसमें एक पूरे केस में जो चल रहा है इतने दिनों से जो आइटम आया है वो है इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट, जो एफिडेविट उन्होंने इस केस में हाई कोर्ट में दाखिल किया था। अब वो एफिडेविट में उनका कहना ये है, उनके वकील का, कि जनाब ये मेरे प्रेशर से, मुझे प्रेशर था और ये जो बयान था वो इसलिए मुझे फोर्स किया गया, वॉलंटरी नहीं था, जिसकी वजह से मैंने बयान दिया। तो अगर आप उस वॉलंटरी एस्पेक्ट को साइड पे भी कर दें तो जो बयान के अंदर, जो एफिडेविट के अंदर जो मुआद है, जो हकायक बयान किए गए हुए हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। और मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, जिसकी वजह से नैब को भी बुलाया गया है, कि जो एफिडेविट को साइड पे कर दे, जो अंदर एफिडेविट के लिखा हुआ है उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। क्योंकि अगर उसकी तहकीकात हो जाएं, जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स का भी जिक्र है और पूरे मनी लॉन्ड्रिंग का, जो जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिस तरह पैसा छुपाया गया, उसका सारा जिक्र है, तो फिर मेरा ख्याल है वो एक केस नई नौयत इख्तियार कर जाएगा। ये पनामा लीक्स का केस, पनामा की इंफॉर्मेशन अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल, बैरिस्टर अली जफर साहब आपने बहुत अहम बात की कि इसहाक डार साहब के एफिडेविट में जो जो चीजें मेंशन है, इसहाक डार साहब तो जो मर्जी कह लें, फैसल बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ दीगर बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं,
जो काशिफ फैमिली को लिखे गए, काशिफ काजी को लिखे गए, सिकंदरा मसूद काजी को लिखे गए, काजी फैमिली को लिखे गए, चौधरी शुगर मिल, हुदैबिया इंजीनियरिंग, वो सारे दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे अब मौजूद हैं। अगर आप इसहाक डार के एफिडेविट को साइड पे भी रखें तो ये वाली तमाम चीजें उसको कोरॉबरेट कर रही हैं जो चीजें इसहाक डार साहब ने की। उसके साथ साथ आज हुदैबिया पेपर मिल्स का जो रेफरेंस आया है उसमें अकाउंट नंबर्स भी दिए गए हैं उस हवाले से। क्या यह ज्यादा अहम होगा? और कतरी लेटर में जानना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे अल तौफीक के हवाले से नैब का रेफरेंस कोई बात या इसमें फाइंडिंग उनकी आती है कि नहीं जनाब ये अकाउंट नंबर है, यहां से ये पैसे इधर आए थे, तो कतरी खत और पर्जरी, क्या इसका कोई लिंकेज बनेगा आपस में? देखिए जी, मेरा अपना ख्याल है और मेरा ख्याल है अब आपको भी यकीन शायद आ गया हो कि कतरी खत की कहानी जो है सारी, ये तो बेबुनियाद है। बल्कि खुद उनकी डिफेंस ने कह दिया है कि जी हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, ये सारी ज़ुबानी ट्रांजैक्शन हुई थी और सारी कैश ट्रांजैक्शन हुई थी। तो कतरी ख़त का जहाँ तक ताल्लुक़ है या उसकी जो कहानी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं जज साहिबान ने कुछ, कि इस पे हम यकीन नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि कोर्ट कतरी कहानी पे रिलाय नहीं करेगा। बिल्कुल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर ये वाली चीजें आती हैं तो पर्जरी का मतलब क्या होता है, और अगर इस तरह की चीज हुई है तो पर्जरी क्या का मतलब है जी कि आप जी पर्जरी का मतलब ये है कि अगर आपने कोई गलत बयान कर दिया है अदालत में, कोई एफिडेविट दिया है या कोई झूठ बोला है और वो साबित हो जाए कि वो झूठ है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि अदालत में आप जब कोई एफिडेविट दें या बयान दें तो उसको अदालत यकीन करती है कि आप सच बोल रहे हैं, और अगर झूठ पकड़ा जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई कानूनन जुर्म नहीं है, सिविल जुर्म नहीं है इससे बड़ा कोई। और इसलिए अगर ये साबित हो जाता है कि कतरी कहानी सही नहीं है और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एविडेंस इसहाक डार साहब के एफिडेविट में है या दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, कोर्ट उस पर यकीन कर लेती है, तो फिर मेरा ख्याल है ये आर्टिकल 62 साबित हो जाएगा। और कल को जो जिसने भी ये गलत बयानी की है अदालत में, उसको सज़ा भी हो सकती है और उसका फिर इफ़ेक्ट उनकी नाअहली भी हो सकती है उनकी जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके ऊपर। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये जुर्म है और बड़ा उसके बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे आता हूं क्योंकि मैं आपको नैब ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसके अहम नुकात भी बताऊंगा और फर्दर डिस्कशन करेंगे। फैसल चौधरी साहब, आपने कोई खत लिखा था, इलेक्शन कमीशन को लिखा था या नैब को लिखा था कि जनाब ये वाला रेफरेंस की कॉपी आपको फ्राहम करें, ऐसा कोई आपने खत लिखा है? अरशद, गालिबन 6 नवंबर को मैं आपके शो में आया था और उसी शो में ये हमारे साथी जो गेस्ट थे शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर साहब है, वो प्रोसिक्यूटर भी रहे नैब के, तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो चीज़ें जो कि CP29 जो कि इमरान खान साहब की CP के साथ लगी हैं, ये उनके लिए कोई नई चीज़ें नहीं हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जो है नैब के रिकॉर्ड में है। तो मैंने ये बेहतर समझा कि क्योंकि वो चीज़ें नैब को ख़त लिखा जाए, मैंने नैब को ख़त लिखा और नैब को ख़त लिख के मैंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए था कि अदालत में पेश करते, लेकिन क्योंकि आप मिली भगत है, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो हमारी पिटीशन है उसमें भी है, तो मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड आप हमें दें। लेकिन नैब ने इस चीज़ को उस वक़्त जो है कोई इतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा ताला का कि अदालत में जज साहबान जो हैं वो हर चीज़ को देख रहे हैं, तो उन्होंने नैब को ऑर्डर किया क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है अर्शद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें वो तमाम चीज़ें जो जिनको फ़ोटो कॉपीज़ कहा जाता है या कहा जाता है जी कि उनकी जुडिशल लीगल हैसियत नहीं है, वो भी रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो रहमान मलिक साहब की एक रिपोर्ट भी सरफेस हुई थी। अगर आप इन सब सारी चीज़ों को मिला के पढ़ें तो फिर आपको पता लगता है कि 1990 ऑनवर्ड्स और ये एक पैटर्न है। आपने अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 19A एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, वो एक्सेस आपको तो मिला नहीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे नाज़रीन ये इसमें है क्या, उसके चंद अहम नुकात, रेफरेंस 5/2000 जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ, इसके अहम नुकात आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान से बाहर,
जहाँ तक मेरे बेटे हैं उनको उनका लॉफुल बिजनेस है, वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है, दुबई के कानून और दुबई की हुकूमत के पास सारा रिकॉर्ड है। जो मैंने उनको कैपिटल दिया था वो उनका बुनियादी सरमाया था, जो उनके रिजल्ट्स हैं वो अब हमारा वो मुआशरा है कि हम बच्चों से नहीं पूछते कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बरकत दी है। इसहाक डार साहब तो बारहा अपने शरीफ खानदान के लिए किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के इतराफी बयान से मुकरने की कोशिश करते रहे हैं। इसहाक डार साहब के वकील अदालत में इस इतराफी बयान को कागज का टुकड़ा कह चुके हैं, मगर जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा का कहना था कि यह कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सबूत है, एक ऐसा सबूत जिसकी अब तक तहकीकात ना की गई। अदालत ने नैब के चेयरमैन को भी अदालत तलब कर रखा है ताकि यह पता चलाया जा सके कि आखिर ऐसा क्या था कि नैब ने इस केस में अपील तक दायर ना की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस भी जमा करवाने की हिदायत की है ताकि ये जायजा लिया जा सके कि इस केस में क्या था। इसहाक डार के इतराफी बयान, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने माफी हासिल करके सरकारी गवाह बनना कबूल किया था, को अगर गौर से पढ़ें तो शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी अयां हो जाती है। इसी बयान को मजीद तकवीत FIA की रिपोर्ट देती है, और अगर इसके बाद आप नैब का रेफरेंस 5/2000 पढ़ लें तो हैरान रह जाएंगे कि तमाम तहकीकात, तमाम सबूत और गवाहान होने के बावजूद नैब ने इस केस को खत्म कर दिया। नैब का रेफरेंस क्यों कुछ साबित ना कर सका? इसकी पहली वजह हमें नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर के उस बयान हल्फी में मिलती है जो कि उन्होंने ब्रॉडशीट केस में अमेरिका में जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीफ खानदान को एक सियासी डील की वजह से जाने दिया गया, हालांकि तमाम सबूत मौजूद थे। फारूक आदम खान के मुताबिक उस वक्त शरीफ खानदान के बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीके से बनाए गए असासा जात का तखमीना कम से कम $1 अरब लगाया गया था। जब शरीफ खानदान जेल में था तो डील करके बैरून मुल्क चला गया, मगर अब तो खैर ये हुक्मरान हैं और इसहाक डार साहब खुद वजीर खजाना हैं। अगर इसहाक डार साहब अब भी अपने बयान से, जो कि उन्होंने सरकारी वादा माफ गवाह बनने के बाद दिया है, मुकरते हैं, तो काजी खानदान के बारे में क्या कहेंगे और उन दस्तावेजात का जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। नैब के रेफरेंस पर नजर डालें तो इसमें कम से कम 34 गवाहान भी शामिल हैं। नैब के इस रेफरेंस में दर्ज है कि जब हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट्स का जायजा लेना शुरू किया गया तो मालूम हुआ कि 1996 से 1998 के दरमियान कम से कम 642.8 मिलियन रुपए हुदैबिया पेपर मिल के अकाउंट में शेयर डिपॉजिट मनी की मद में जमा करवाए गए। इससे पहले इस कंपनी का शेयर कैपिटल सिर्फ 95.7 मिलियन रुपए था, जबकि नुकसानात 809 मिलियन रुपए। रेफरेंस में मजीद लिखा गया है कि शरीफ खानदान के पास गैर कानूनी पैसा था जिसका माखिज बताना उनके लिए मुमकिन नहीं था। चुनाचा उन्होंने उस वक्त की मॉडर्न टेक्निक यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गैर कानूनी पैसा बैंकों में रखवाया और बिलाखिर उसको अपनी कंपनी में ले आए। रिकॉर्ड के मुताबिक हुदैबिया पेपर मिल्स के शेयर सिर्फ शरीफ खानदान के पास थे और कभी भी ये शेयर्स किसी खानदान से बाहर के फर्द के पास नहीं रहे। रेफरेंस के मुताबिक नवाज शरीफ के पास हुदैबिया पेपर मिल्स के 3,75,000 शेयर मौजूद थे,
जो कि उन्होंने अपनी ज़ेरे कफालत बेटी आसमा नवाज के नाम रखे हुए थे। आसमा नवाज अब वजीर खजाना इसहाक डार के साहबजादे की अहलिया हैं। रेफरेंस में आगे चलकर लिखा है कि किस तरह शरीफ खानदान ने इसहाक डार के जरिए जाली अकाउंट बनवाकर मनी लॉन्ड्रिंग की और फिर 1995 में जब काजी खानदान का नाम खबरों में आने लगा तो शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को कहा कि अब यह पैसा हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में जमा करवा दिया जाए। रेफरेंस के मुताबिक 1998 में एटमी धमाके करने की वजह से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी गईं तो ये काम अधूरा रह गया। उस वक्त तक 294.36 मिलियन डॉलर हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में सदीका सैयदा महफूज खादिम के नाम से शेयर डिपॉजिट मनी के नाम से जमा हो चुके थे। इसके बाद जो बाकी पैसा बचा था इन डॉलर अकाउंट में वो भी पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करवा के हुदैबिया के अकाउंट में जमा करवा दिया गया। इस सारी प्लानिंग में नैब के मुताबिक शरीफ खानदान का काला धन और इसहाक डार का अकाउंटेंट होना काम आया। इसहाक डार के साथ नैब के मुताबिक एक अहम शख्स जो नजदीक था, जिसका अकाउंट इन गैर कानूनी डॉलरों की तरसील और कर्जा लेने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसका नाम है सईद अहमद। सईद अहमद साहब आजकल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैं और नेशनल बैंक की प्रेसिडेंट के लिए उनका नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है। नैब के दस्तावेजात के मुताबिक सईद अहमद के डॉलर अकाउंट में 3.735 मिलियन डॉलर डलवाए गए थे, जो कि बाद में सदीका सैयदा महफूज खादिम नामी खातून के नाम से हुदैबिया पेपर मिल्स में जमा करवाए गए। नैब रेफरेंस के मुताबिक जुलाई 1995 के बाद अल तौफीक, अल बरका और एटलस बैंक में मौजूद डॉलर सईद अहमद के एमिरेट्स बैंक में मौजूद डॉलर अकाउंट में जमा करवाए गए। इन डॉलरों के ऊपर कर्जे लिए गए। ये कर्जे इसहाक डार की कंपनियों यानी हजवेरी मुदारबा और हजवेरी होल्डिंग के नाम पर हासिल किया गया। इसके बाद इसहाक डार की इन दो कंपनियों ने शरीफ खानदान की हुदैबिया पेपर मिल्स के लिए कर्जा फ्राहम किया, जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ही जायद डाली गई। यानी कि नैब के मुताबिक शरीफ खानदान ने इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करते हुए यह सब काम किया। नैब के मुताबिक इसहाक डार के एतराफी बयान की मुख्तलिफ जराए से छानबीन की गई और उसको सच्चा पाया गया है और माफी की दरखास्त के बाद उनका नाम मुल्ज़िमान की फहरिस्त से निकाला गया। नैब के मुताबिक ये सारा पैसा 1.2 बिलियन रुपए बनता है, जो कि शरीफ खानदान अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करता रहा और इस रकम को हासिल करने के जराए ना बता सका। नैब के मुताबिक शरीफ खानदान के टैक्स रिटर्न इस रकम को जाहिर नहीं करते और ये वही 1.2 अरब रुपए हैं जिनके बारे में जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि किसी इदारे ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि इन 1.2 अरब रुपए का क्या हुआ। नैब रेफरेंस के मुताबिक इस सारे काम के लिए इसहाक डार ने अपने मुलाजिम नईम महमूद को बोला, जिसने एमिरेट्स बैंक के ब्रांच मैनेजर के जरिए मजीद लोगों से राब्ता किया और बिलाखिर 24 मार्च 1998 से 22 अप्रैल 1998 के दौरान मुनव्वर जैगम और खनानी एंड कालिया के मालिक अल्ताफ खनानी की मदद से 3.725 मिलियन डॉलर बाहर से पाकिस्तान मंगवाए गए, जो कि हुदैबिया पेपर मिल के अकाउंट में पहुंचे। ये वही अल्ताफ खनानी है जो कि इस वक्त अमेरिका में एक जेल में हैं और उन पर इल्जाम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का। जी हां, अमेरिका ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और जेल में डाला। उनके भाई जावेद खनानी कराची में खुदकुशी कर चुके हैं।
इसी रेफरेंस में यह भी लिखा हुआ है कि हुदैबिया पेपर मिल ने अल तौफीक इन्वेस्टमेंट फंड लंदन के साथ एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी की थी, जिसके नतीजे में 8.7 मिलियन अमरीकी डॉलर अदा किए गए। नैब के मुताबिक इस रकम का माखज भी मशकूक था कि 8.7 मिलियन डॉलर कहां से आए। सुप्रीम कोर्ट में जब यह सवाल उठा कि 8.7 मिलियन डॉलर कैसे अदा किए गए, तो शरीफ खानदान एक कतरी खत ले आया कि हुसैन नवाज के दादा अब्बू और कतरी का खुफिया खाता था, जिसके जरिए हिसाब क्लियर किया गया, और वो एक सादा कागज पर बगैर किसी बैंक रिकॉर्ड के। आज भी हुदैबिया पेपर मिल्स के शेयर शरीफ खानदान के पास ही हैं, और इस वक्त भी नवाज शरीफ हुदैबिया पेपर मिल्स के 34,34,250 शेयर्स के मालिक हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा नैब ने जो रेफरेंस 5/2000 जमा करवाया है, उसके मुताबिक ये सारी तफसीलात वहाँ पे दर्ज हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। फैसल साहब, ये वाली सारी तफसीलात तो आ गई। अल तौफीक का भी एक खाता जमा करवाया गया सादा कागज़ पे, नैब इस पे कुछ और कह रही है। ये वो कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं, रिकॉर्ड है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये सारा मामला जो है वो साफ और शफाफ नहीं है, जिससे ये जाहिर होता है कि हुक्मरान ख़ानदान की जो इससे दावे हैं इससे मुतालिक। और ये बात भी आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जो भी दस्तावेज़ात पेश की गई हैं, चाहे वो कतरी लेटर हो या कोई एविडेंस हो, वो ना तो कतर की हुकूमत की तरफ से उसको अटेस्ट किया गया है, ना ही उसको कतर के किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड से आया है। वो अपने ही लोगों को जो इन्होंने सफारत खानों में मुतयन किए गए हैं, यानी कतर में जो शहजाद अहमद साहब हैं, आप जानते हैं, उनके ब्रिटिश नेशनल हैं और वो बैंकर हैं, वो करियर डिप्लोमेट नहीं है, और उनके वाले साहब ने इनको डॉइचे बैंक का जो कर्जा है वो फैसिलिटेट करवा के दिया था, तो उन्होंने एक साइन करके दिए। एक और शख्स भी ब्रिटिश नेशनल हैं, सईद अहमद, उनका इसमें जिक्र आ रहा था, उसके दस्तावेजात भी नाज़रीन मौजूद हैं। सईद अहमद साहब इस वक्त डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैं, और खबरों के मुताबिक उनको शॉर्ट लिस्ट अप कर लिया गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सदर बनाने के लिए। उनकी बरतानवी शहरियत के हवाले से इंशाल्लाह आपको दस्तावेजात भी दिखाएंगे। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको बताया कि रेफरेंस 5/2000 में क्या चीज़ है। आपको मैं कुछ और साफ़ियों को ही बताऊंगा जो आजकल सिर्फ मेरी ट्वीट्स पे उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, उस हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के जिक्र करूंगा। लेकिन नाज़रीन, ये जो रेफरेंस पेश हुआ है और अभी तक की जो कार्रवाई चली है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये मजीद अब कार्रवाई कितना अरसा चलने की उम्मीद है इस हवाले से? देखिए जी, मेरा अंदाज़ा ये है कि केस तकरीबन अपने अख्ताम पे पहुँच रहा है। ये जो रेफरेंस है जिसका आपने जिक्र किया, इसमें बहुत सीरियस इल्ज़ामात हैं, और इसकी जो सारी फाइल मंगवाई गई है कोर्ट ने, और जो नैब चेयरमैन को बुलाया गया, मेरा ख्याल है कोर्ट का ये ख्याल है कि इसमें ऐसा मवाद है जिसको ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन की। तो अब एक रह गई है बहस, जो काउंटर बहस है, जिसको रिबटल बहस कहते हैं, नईम बुखारी साहब की, जो पीटीआई के वकील हैं, उनकी बहस सुनने के बाद और अपनी जो फर्दर जो नैब चेयरमैन से सवालात पूछने हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी फैसले पे उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी, क्योंकि अब बहसें सारों की हो गई हैं, शहादतें जितनी आनी थी आ गई, एविडेंस डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने हैं। अब कोर्ट ने फैसला करना है, वो जो तीनों ऑप्शंस कोर्ट के सामने पहले दिन से थी, उसके ऊपर वन ऑफ द डिसीजंस लेगा कोर्ट। या इस केस को डिसमिस कर सकता है, या इसको एक्सेप्ट कर सकता है, या कमीशन की तरफ जा सकते हैं अदालत। तो ये बिल्कुल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपने कमीशन का जिक्र किया, और इस हवाले से बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि जनाब अगर कमीशन ही बनना था तो फिर ये इतनी कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी, पहले दिन ही कमीशन बना देते। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये बहुत से लोगों ने मेरे से भी कहा है, और लोगों का ख्याल है कि अगर इतना एविडेंस था कोर्ट के सामने
कि वो कमीशन की तरफ जाएं तो पहले से कर देते, लेकिन आपको पता है हमारा जो प्रोसीजर है अदालतों का वो ऐसा होता है कि पूरी बहस सुनने के बाद ही कोई फैसले पे जज साहब पहुंचते हैं। तो हर एक को अपॉर्चुनिटी दी और मेरा ख्याल है बहुत हर एक को पूरा टाइम दिया गया कि वो अपनी अपनी बहस कर लें, और कोर्ट किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए कोशिश करता रहा, काविश करता रहा, सवालात पूछते रहे जज साहिबान, और उसके बेसिस के बिल्कुल बेशल जफर साहब, मैं इन प्रोसीडिंग्स को जब फॉलो कर रहा था तो बारहा एक से कई दफा ज्यादा ये एक ऑब्जर्वेशन आई कि जनाब ये एविडेंसेस का मामला नहीं है, ये ऑनेस्टी का मामला है, सच्चाई का मामला है। इस बात का क्या मतलब होता है? देखिए जी, कोर्ट जब एक केस का फैसला करना चाहता है तो हर पॉइंट को वो सोचते हैं, जज साहिबान ऑब्जर्वेशन भी देते हैं, और बेसिकली जो ये केस है ये एक्चुअली पनामा लीक्स का केस नहीं है। ये केस है कि क्या आपके प्राइम मिनिस्टर साहब किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और अगर कोर्ट ये फैसला करता है कि हाँ करप्शन में वो इन्वॉल्व हैं या कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है उन्होंने, तो फिर रूल ऑफ लॉ जिसको हम बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ के तहत उसके बाद कि चाहे वो बड़ा बंदा हो चाहे छोटा आदमी हो, कानून ने हर एक के ऊपर बराबर, चूंकि कानून का रूल ऑफ लॉ का मतलब ही ये है कि कानून हर एक के ऊपर लागू होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो उसके बाद वो जो भी कानून का कानूनी कार्रवाई होगी वो प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ होगी। तो ये कोर्ट का मतलब था कि हम सच्चाई देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन तो नहीं हुई, हमें एक्चुअली बाकी किसी और चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। और अगर ये केस प्राइम मिनिस्टर साहब का ना होता, किसी आम शख्स का होता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर इतना टाइम भी ना लगाता और ना इस केस की समाअत करता, क्योंकि वो तो फिर मामला नॉर्मल था। ये मामला इसलिए इतना ज़रूरी और अहम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, और जितनी आपकी एजेंसीज़ हैं, नैब हो जाए, FIA हो जाए, वो उनके ऊपर लोगों का एतबार नहीं, क्योंकि वो लोगों को शक ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट की हुकूमत की जो डिक्टेशन है वो नैब उसके तहत काम नहीं कर सकेगी। आपके ख्याल में ये ऑब्जर्वेशन तरीके से इस हवाले से लोगों की ऑब्जर्वेशंस गलत हैं कि हर इदारे में अपना एक पपेट बिठा दें और उसके बाद दे मार 4.5? देखें, ये जो आपकी मैं बड़ी देर से बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशंस की, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने बल्कि जब से पाकिस्तान को आज़ादी मिली है हमने इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको आज़ाद और ताकतवर होने नहीं दिया। ये खाली इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा मैं, ये सारी हुकूमतें जितनी आई हैं उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आज़ाद और ताकतवर हों, और यही मेरा ख्याल है हमारा प्रॉब्लम रहा है। इसीलिए हम करप्शन को ख़त्म नहीं कर सके, क्योंकि हमने अपने लोगों को खुद मुख्तारी नहीं दी। हर हुकूमत का ये जी चाहता है कि मैं अपने बंदे अपॉइंट करूं और मैं इन सारे इदारों को कंट्रोल करूं ताकि मेरे खिलाफ कुछ ना हो सके। बिल्कुल ठीक तो है। ये मैं फैसल चौधरी साहब से भी एक चीज जानना चाह रहा हूं। फैसल चौधरी साहब, अदालत में कितनी दफा ये सवाल शरीफ खानदान के वकला से किया गया कि जनाब आपने मलकियत तस्लीम कर ली है, मनी ट्रेल ने और केस को मुकाया, कितनी दफा ये हुआ होगा और क्या उन्होंने वाकई पेश किया? अर्शद, आपकी इजाज़त से मैं इस पर कमेंट करने से पहले ये बता दूं कि नैब, FIA और FBR तीनों ने ये लिख के दे दिया सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबात में कि हम किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से कासिर हैं, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। और बारहा अदालत में जज साहबान ने ये कहा कि ये जो पिटीशन आई है ये आई इसी वजह से है कि इन एक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, अगर इदारे अपना काम करते और इन मामलात पे एक्शन लेते तो 184(3) की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तमाम इदारे, जैसे आपने कहा कि ये इन पे एक बाकायदा तौर पे प्लानिंग करके मैनेज किए जाते हैं ताकि उनको जो मफलूज किया जाए जब तक अपने मामलात आने हैं तो उनको वहाँ पे रोक दिया जाता है, एक प्रोसीजरल जो है पैरालिसिस क्रिएट किया जाता है। इसी वजह से फिर अदालत को ये मामला उठाना पड़ा और अदालत को इस हद तक जाना पड़ा। अगर पाकिस्तान में इदारे अगर काम कर रहे होते, बाहर मुल्कों में क्या होता है जिनकी हम मिसालें देते हैं, फॉर एग्जांपल वही थानेदार होता है, वही थानेदार इंग्लैंड में या अमेरिका में या यूरोप में आपकी जरूरत नहीं होती है कानून तोड़ने की, और वही थानेदार पाकिस्तानी है जहाँ पे आप जो मर्जी कर लें उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। ये इदारों की जो काम करने की सताहत है
वो सिस्टमेटिकली कम की गई है, जानबूझ के। कई रिश्तेदार बिठा दिए, कई कई अपने सईद अहमद साहब workers जैसे बना लोग बिठा दिए, दिए कहीं जिनका पे- इसाकडार के एफिडेविट में नाम है, बरतानवी शहरी है, शहजाद अहमद को उधर बिठा दिया, बरतानवी शहरी। जहां पे अपने अपने काम देखिए, जिन्होंने आपको सर्व किया होता है उनको रिवॉर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में बिठा के, फिर वो आपके या अगर आपके आबा पास अजदाद ने आपको सियासत में हेल्प किया हो तो फिर आप अगली जनरेशन को कंपनसेट करते हैं। डेफिनेटली एक पूरा एक कार्टलाइजेशन है, एक पूरा माफिया बना हुआ है जो कि इन मामलात पे किसी किस्म के, देखिए पाकिस्तान के आइन और कानून में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म हो, वजीर हो, आम आदमी हो, उस पे आप कोई अपना इदारे जो हैं या वो उन पे किसी और यहाँ पे वो चीज आती है जो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत कम पाकिस्तानियों को, खास तौर पे बड़े बड़े अफसरान जो होते हैं, जो फन्ने खान अपने आप को समझते हैं, उनको समझ आती है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनको बहुत समझ में आती है और उनको अपने पैसे बनाने में इतनी समझ में आती है अरशद कि आप सोच नहीं सकते कि किस किस्म के तरीके इख्तियार किया जाते हैं, किस किस्म की नए नए एक फॉर्मूले ईजाद किए जाते हैं, सिस्टम बनाए जाते हैं अपने जो गलतकारियों उनको सहूलत करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात मैं बताऊं, इनके अपने जवाबात में आप जरा देखिएगा कि बिजनेस सर्च जो हुई है वो उस दौर में हुई है जब मियाँ साहब दौरे पावर में थे। 1980 से लेके जब तक मियाँ साहब मुख्तलिफ अदवार में प्राइम मिनिस्टर, सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर बनते रहे, इनकी जो कारोबार है वो वसी से वसी तर होता गया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी ने उसको चेक नहीं किया। फर्स्ट टाइम जो है इमरान खान ने इनको चैलेंज किया और कोर्ट में इमरान का मामला मसला ये है, वो डील नहीं करता ना किसी के साथ, ये मसला तो नहीं है इमरान का। नहीं, इमरान खान का मसला बिल्कुल बहुत है। एक तो इमरान खान किसी से डील नहीं करता, इमरान खान किसी की बात नहीं सुनता, इमरान खान ना खुद करप्ट है ना किसी की करप्शन बर्दाश्त करता है। इमरान खान जो है वो चीज़ों को प्रिंसिपल देखना चाहता है, उनके इमरान खान किसी भी डील में नहीं आता। बिल्कुल, और डील्स काफी सारी एस्टेब्लिशमेंट में ने भी नाज़रीन इमरान खान को ऑफर की थी, लेकिन इमरान खान ने, मेरी इतलात है कि वो डील्स ठुकरा दी थी। और शरीफ खानदान बचाओ टीम मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ रूप में, मुख्तलिफ अंदाज में वो काम करती है। और ये बात अपोजिशन लीडर इन द सेनेट बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब कहते हैं। नाज़रीन, ये जो नैब का रेफरेंस यहाँ पे पेश हो रहा है, इस पे पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट को मिलियंस ऑफ पाउंड पे किए थे, क्योंकि हमने एक मुआहदा कर लिया था, जर्नैलों और सियासतदानों ने मुआहदा किया था कि ना नवाज शरीफ साहब को जाने दें, उनके खानदान को जाने दें, और मिलियंस ऑफ पाउंड हमने उनको पे किए। इन तहकीकात पे हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, और आज भी सिर्फ ये कागज के टुकड़े हैं, क्योंकि चंद लोग जो शरीफ खानदान बचाओ टीम बकौल लीडर ऑफ अपोजिशन के, वो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हैं और वो समझते हैं कि शायद, जैसे एतजाज एहसन साहब कहते हैं, शरीफ खानदान का मुफाद बचाना ही शायद पाकिस्तान का मुफाद बचाना है। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये मंजन खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इस मंजन से आपका पेट खराब हो जाएगा। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब शरीफ खानदान बचाओ टीम का जिक्र करते हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जिनको दोबारा तैनात किया गया, सईद अहमद साहब, उनका नाम इसहाक डार साहब के एफिडेविट में भी है, नैब के इस रेफरेंस में भी मौजूद है, अकाउंट्स की तफसीलात भी इसमें दर्ज हैं, और वो बरतानवी शहरी भी हैं। अब उनको शॉर्ट लिस्ट खबरों के मुताबिक कर लिया गया है नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बनाने के लिए। क्या बतौर गवाह उन्हें बुलाया जा सकता है इन तहकीकात में दोबारा? हाँ जी, उनकी बिल्कुल बुलाया जा सकता है, चाहे आप नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट बन जाएं या कोई और आपको ओहदा मिल जाए। अदालत अगर चाहे किसी को बुलाना या कोई सवाल पूछना, तो अदालत के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल इख्तियारात हैं कि वो ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुप्रीम कोर्ट कोई विटनेसेस या कोई शहादत के लिए कोई गवाह बुलाएगी। बैरिस्टर अली जफर साहब, आप कानून मुझसे ज्यादा बेहतर पढ़ते हैं। एक केस हुआ था, असगर खान वाला केस, उसकी तहकीकात FIA को भेजी गई थी, उसमें वकील कौन थे और उनके बेसिक आर्गुमेंट्स उस हवाले से क्या थे कि ये केस FIA को क्यों भेजा जाए? देखिए जी, FIA को केस, वकील कौन थे जो ये केस जीते थे? पहले मैं वो जानना चाह रहा हूं जी, वकील कौन थे जिन्होंने ये केस जीता था? वकील तो मुझे याद नहीं, सलमान अकरम राजा साहब तो नहीं थे? जी जी हाँ, वही थे मेरा ख्याल, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। बिल्कुल। और वहां पे जो आर्गुमेंट्स थे, बल्कि जी जी जी
जी आप कुछ कह रहे थे। एक्चुअली केस जो था ना उनका, जी अली जफर साहब। जी जी मैं कह रहा हूँ जो केस था उनका, वो कोर्ट, जब कोर्ट एक फैसले पे पहुंचेगा कि हाँ यहाँ कोई मनी लॉन्ड्रिंग, इस केस के हवाले से अगर मनी लॉन्ड्रिंग या कोई करप्शन हुई है तो फिर केस को तहकीकात के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए या उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए कोर्ट भेज सकता है किसी इदारे को। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन एफआईए ने उस केस का में क्या किया जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम था कि आईएसआई से उन्होंने पैसे लिए, उस वक्त के डीजी आईएसआई असद दुरानी ने उनको पैसे दिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ एफिडेविट जनरल असलम बेग का आया, वहां पे असद दुरानी साहब डीजी आईएसआई का आया, और ये वो रिलेशनशिप थी जो एफआईए तहकीकात भेजी गई। क्या वो तहकीकात मुकम्मल होगी, और क्या ये वाली तहकीकात अगर मुकम्मल नहीं हुई तो एफआईए इस तरह की कोई और मजीद तहकीकात आप समझते हैं कि अगले 10, 15, 20 साल में मुकम्मल कर सकेगा? देखें जी, उस केस की तहकीकात तो नहीं ख़त्म हुई, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मैं इतना बात आपको बता दूं, अगर ये केस किसी एफआईए या नैब के पास जाता है तो फिर तो मेरा ख्याल है ना पीटीआई यकीन करेगी, ना पाकिस्तानी कौम यकीन करेगी, ना मुझे लगता है कि ठीक है। मैं फैसल साहब से भी ये बात जान लूं। सकेगी। एतजाज एहसन साहब शरीफ खानदान बचाओ टीम का जिक्र करते हैं, सईद अहमद साहब बैठे और इस तरह के बेताशा, आपने शहजाद अहमद का जिक्र किया, मुख्तलिफ इदारों में इवन सहाफत में भी ऐसे लोग घुस आए हैं। क्या इस मुल्क में मेरिट के ऊपर पाकिस्तान के मुफाद में फैसले होने शुरू होंगे? और जो करप्ट लोग हैं, जब एक हमारा सिपाही सियाचिन पे खड़ा है, कश्मीर के महाज पे खड़ा है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा है, जो इस मुल्क के लिए जान देना चाहता है, जब वो ये देखता है कि यार पाकिस्तान के हुक्मरान खानदान के ऊपर ये इल्जामात है, मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, इस पाकिस्तान के लिए, उसके जहन पे क्या गुजरती होगी? देखिए, मेरिट पे अगर फैसले जिस रियासत में नहीं होते तो तारीख गवाह है कि जिस रियासत ने अपने लोगों की फलाह के लिए, उनके मफादात के लिए काम नहीं किया और किसी ग्रोह या तबके के मफादात की निगहबानी की, मफादात की निगहबानी की, उनके लिए जो उनके इदारों ने काम किया, तो फिर वो रियासतों के वजूद जो हैं वो नक्शों से ख़त्म होते हैं। पाकिस्तान। फैसल चौधरी साहब, अली जफर साहब, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, बकौल एतजाज़ एहसन साहब शरीफ खानदान बचाओ टीम, उसमें मीडिया में भी कुछ लोग आ गए, कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो एक वक्त में दावा किया करते थे हमारे सहाफ़त के 25 साल, तहकीकाती सहाफ़त के 25 साल, आजकल उनका काम रह गया दूसरे सहाफ़ियों के ट्वीट चला के उस पर PR करना। उसकी मजीद कहानियां भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन पे क्राइसिस हो तो जैसे कहते हैं कि रैट्स डिजर्ट अ सिंकिंग शिप, उस तरह चूहों की तरह डूबते हुए शिप्स को वो छोड़ के चले गए। ऐसे कौन लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से 25 साल